नमस्कार। इसके पूर्व हम लोगों ने अगली कक्षा में देखा जब सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा चैप्टर पूर्ण हुआ। इसके बाद उस सभ्यता के पतन के जो भी कारण रहे, कोई एक कारण उसके लिए जिम्मेदार नहीं था, चाहे वो प्राकृतिक प्रकोप रहे या फिर मानवीय व्यवहार के चलते सभ्यता का पतन हुआ। इन दोनों ही विषयों के संयुक्त समीक्षा के अंतर्गत हम यह नहीं कह पाते कि कौन सा एक कारण उसके लिए जिम्मेदार रहा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको यह कहना पड़ता है कि एक नगरीय सभ्यता का पतन आकस्मिक नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से उस सभ्यता का पतन क्रमिक पतन की प्रक्रिया से ही गुजरा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और उसी के काल खंडहरों पर समय चक्र ने एक नवीन सभ्यता को जन्म दिया और वह संस्कृति इतिहास के पृष्ठों में वैदिक संस्कृति के नाम से जानी गई। वैदिक संस्कृति का काल ड्यूरेशन क्या रहा और हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा सभ्यता से वह किस प्रकार से लिंकेड रहे, इस चीज को भी हमको जानना होगा। तो एक तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत उसकी कुछ विशेष बातों को हमको जान लेना हमारे अगले अध्ययन के लिए सुविधाजनक होगा। तो हम देखने का प्रयास करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, चूंकि दोनों ही सभ्यताएं एक ही भौगोलिक परिक्षेत्र में जन्मी, फली फूली और विकास की पराकाष्ठा तक का स्पर्श किया। इन सभ्यताओं में क्या समानताएं थी या ये किस प्रकार से एक दूसरे से थोड़ा विपरीत थी, असमानताएं थी इनमें, इस चीज को जान लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और दूसरी तरफ हम उसको लेते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, इन दोनों ही ऐतिहासिक कालखंडों को हमको जानने के लिए उनके कुछ विशेष पक्षों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और इन पक्षों में सबसे पहली बात तो यह है कि इनका काल क्या है। काल, जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विषय है तो हम जानते हैं कि इसका काल, जो परिपक्व चरण का काल रहा, वह परिपक्व चरण 2300 BC से लेकर 1750 BC मानी जाती है। वहीं वैदिक संस्कृति के कालक्रम की जब बात आती है तो वैदिक संस्कृति का काल जो माना जाता है वह काल 1500 BC से लेकर 600 BC तक माना जाता है। क्योंकि आज का हमारा अध्ययन कॉन्सेप्चुअल है। कारण यह है कि हमको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, तभी जाकर हम वैदिक संस्कृति के उन अनछुए पक्षों को भी हम उभार पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए इसको हमको इसके मूलभूत विषय पे जाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझना होगा। तो यहाँ पर और इस कॉन्सेप्ट को समझने का ही यह पहला सोपान है कि उसके पूर्व की सभ्यता को हमें जान लेना होगा।
तो पूर्व की सभ्यता पर डिटेल में हमारी आपके बीच में चर्चाएं हुई ही हैं। उसके प्रत्येक पक्षों पर हम लोगों में बारीक अध्ययन किया गया है। तो यहाँ पर जो देखना होगा हमको उसके विशेष पक्ष एक दूसरे से कैसे भिन्न रहे हैं या कैसे समानार्थी रहे हैं। तो उसके काल की जहाँ तक बात आती है तो वैदिक सभ्यता का काल 1500 BC से 600 BC, वही हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व अर्थात BC तक माना जाता है। तो यह काल की बात है। फिर दूसरी बात आती है इसके निर्माता की। हमको यह भी जान लेना चाहिए कि इन दोनों ही सभ्यताओं के फाउंडर कौन थे। हड़प्पा सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, विद्वानों के विभिन्न प्रकार के मतों को समीक्षात्मक दृष्टि से समझने का प्रयास किया है और उनको तर्कों की कसौटी पर ले जाकर कसने के बाद में कोई सार्थक उत्तर या एक निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच पाए। परंतु इस निष्कर्ष तक न पहुंच पाने की का यह मतलब नहीं होता है कि इस सभ्यता के निर्माता का पता ही न लग सके। मैक्सिमम समानताएं जो सत्य के नजदीक जाने वाला विषय बनता है वह बनता है द्रविड़ों का दावा इस पर विशेष बनता है। तो यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। वही दूसरी ओर जब हम वैदिक सभ्यता के निर्माताओं की बात करते हैं तो हमें पता चलता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रह जाता है कि वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे। तो यह सर्वविदित है, निर्विवादित है कि इस वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। फिर उसके एक अगले अन्य पक्ष पर जब हम बात करते हैं हम उसको भी जानने का प्रयास करते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता कहाँ अवस्थित थी, वह थी कहाँ, उसका भौगोलिक दायरा क्या था। और वहीं दूसरी ओर वैदिक संस्कृति को भी हम देखने का प्रयास करेंगे कि उसकी निश्चित अवस्थित स्थिति क्या थी। तो हड़प्पा की अवस्थित स्थिति के अवलोकन का जहाँ तक विषय है, अवस्थित स्थिति यह कहाँ थी, कहाँ इस सभ्यता ने अपने शुरुआत के क्षण प्रारंभ किए और परिपक्व अवस्था तक वह फली फूली और गई। तो इस बात को भी ध्यान में रखना बेहद प्रासंगिक है, आवश्यक है। तो हड़प्पा सभ्यता की अवस्थित स्थिति उत्तर पश्चिम में थी, जिसमें पंजाब और सिंध का क्षेत्र था। तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का भारत, उत्तर पश्चिम का भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र था उसी स्थल पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। यह सभ्यता वहीं पर स्थित थी। वैदिक संस्कृति के अवस्थित स्थिति की बात करें तो यह पता चलता है कि यह सिंधु सरस्वती, फिर सरस्वती से भी आगे बढ़कर यह मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र तक विस्तृत हुई थी अवस्थित स्थिति। तो सिंधु प्रारंभ में वह सिंधु के क्षेत्र के इर्द गिर्द, फिर वह थोड़ा सा आगे बढ़ी सरस्वती, और फिर आगे बढ़कर उत्तर वैदिक युगों तक उसका विस्तार, उसका फैलाव मध्य गंगा घाटी क्षेत्र तक हो गया। अर्थात यह कहा जा सकता है कि उत्तर भारतीय क्षेत्र
इसके विस्तार के दायरे में आता है। फिर इन तीन महत्वपूर्ण पक्षों के साथ एक और पक्ष ले लिया जाए और उसमें यह कि इस सभ्यता, इन दोनों ही सभ्यता और संस्कृतियों के बीच हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि इनका स्वरूप क्या था। एक मूलभूत विशेषता उसकी यह भी थी कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। जब स्वरूप की बात आती है तो हम यह स्पष्ट जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी था, अर्थात नगरी सभ्यता थी। नगरी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। और एक विशेष बात यह भी है कि इस सभ्यता का समाज जो था, समाज का जो स्वरूप था, तो समाज मातृसत्तात्मक था। समाज मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा का समाज मातृसत्तात्मक था, स्वरूप उसका शहरी, और समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। वही दूसरी ओर वैदिक संस्कृति के स्वरूप की बात हम करें, तो इस संस्कृति का स्वरूप ग्रामीण था, और प्लस इसका समाज जो था, समाज पितृसत्तात्मक था, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बड़े बदलाव के साथ यह सभ्यता एक स्थल के, एक सभ्यता ने जब खाली किया तो दूसरी संस्कृति वहीं पर बस जाती है। तो भारतीय इतिहास के क्रम को भी हम देखें तो पता चलता है कि जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर क्लोज होता है, वैसे ही शुरू होती है वैदिक संस्कृति, या वैदिक युग भी हम उसको कहते हैं। तो वैदिक युग का श्री गणेश होता है। और यहाँ पर एक विशेष बात है, यह प्रश्न उठना भी लाजमी है कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व में हुआ, 1750 ईसा पूर्व में इसका पतन होता है, और वहीं दूसरी ओर हमें वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में दिखाई देती है। तो इस बीच का जो लगभग 250 वर्षों का अंतराल जाता है, जो 250 वर्षों का अंतराल जाता है, 200-250 वर्षों के बीच के अंतराल की समस्या यह कहाँ आती है कि इस बीच में क्या हुआ, यह दैव जो जा रहा है इसमें कौन सी घटनाएं घटी। तो इसके संदर्भ में विद्वानों की जो मान्यता रही है, जो अवधारणा रही है, वह अवधारणा यह रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अकस्मात नहीं हुआ था, वह क्रमिक पतन था। और पतन का अर्थ यह भी नहीं था कि सब कुछ वहाँ से विनष्ट हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। हाँ, सभ्यता का स्वरूप बदल गया, सभ्यता का स्वरूप बिल्कुल बदल गया, और सभ्यता के स्वरूप के बदल जाने के कारण वह सभ्यता धीरे धीरे अपने शहरी विशेषताओं को खो बैठी, और उसके बाद में उसमें आने वाली जो कमियां थी वो क्रमशः चलती रही, और उन्हीं कमियों के आगे चलकर वहाँ हम देखते हैं एक वैदिक संस्कृति, एक वैदिक युगीन समाज की संकल्पना आ जाती है। तो इस तरह हम एक कंपैरेटिव स्टडी के अंतर्गत यह देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन और हड़प्पा के खंडहरों पर वैदिक सभ्यता का उत्थान, ये दोनों ही बातें हमें इस चीज़ को मानने के लिए बातें कर देती हैं कि इनमें एक मूलभूत विशेष अंतर होने के बावजूद भी इनमें एक विशेष अपनी महत्ता थी। तो इस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि अपने आप में तो इस तरह हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता अपने आप में एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किए हुए दिखाई देती है। तो यहाँ तक विषयों की चर्चाओं की बातें हैं, तो उसमें हम इस वैदिक संस्कृति के विषय में बहुत कुछ जानने का प्रयास हमारा
आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह हमारा एक नया टॉपिक शुरू होता है जिसको हम कहते हैं, इतिहास में जाना जाता है कि वैदिक युग, इसको हम वैदिक युग के नाम से जानते हैं। तो वैदिक युग क्या है, इसमें कौन कौन से विशेष ऐतिहासिक तथ्य छुपे हुए थे, क्या हमारे लिए जानना बेहद आवश्यक है, यह एक सार्थक और समीक्षणीय चर्चा का विषय है। तो आइए हम देखते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, या इसको हम वैदिक युग भी कह सकते हैं। वैदिक युग, वैदिक युग के विषय में इसके एक शब्द मात्र से ही बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। यह युग वेदों का युग रहा, वेदों का युग रहा। इसके प्रारंभिक शब्द वेद से ही बहुत कुछ चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। वेद एक ऐसा युग, मानव समाज का एक ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत वेद, और सिर्फ वेदों के माध्यम से एक लंबे अवधि तक के मानव के ऐतिहासिक जीवन पर जो प्रकाश डाला जा सकता है, उनको हम वैदिक युग कहते हैं। इस वैदिक युग को एक लंबी अवधि तक रखा गया है, अर्थात 900 वर्षों का यह युग, 900 वर्षों का यह युग अपने आप में बहुत कुछ छुपाए हुए। उस युग के मानवीय जीवन में क्या परंपराएं थी, क्या उनका रहन सहन था, उनके खान पान का क्या सिस्टम था, ऐसे तमाम चीज, ऐसे बहुत से पक्ष हैं जिनके विषय में जो कुछ हम जान पाते हैं उसका मूल स्रोत वेद है। वेदों के विषय में हमें यह जान लेना आवश्यक है वेदों के पूर्व कि यह युग आर्यों का युग था। तो इस वैदिक संस्कृति या वैदिक युग के जो फाउंडर थे, जो निर्माता थे, तो उसके निर्माता कौन थे? निर्माता इसके आर्य थे। आर्य शब्द भाषाई समायोजन का शब्द है। आर्य किसी ऐसी संस्कृति को व्यक्त नहीं करता, किसी जाति या समूह के संगठन को व्यक्त नहीं करता है। आर्य शब्द, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सम्रांत। तो आर्य लोगों ने इस सभ्यता, इस संस्कृति को स्थापित किया, यह विशेष रहा है। तो आर्य एक महत्वपूर्ण भाषाई समूह है। इसी भाषाई समूह ने मिलकर एक संस्कृति को स्थापित किया, और वही संस्कृति इतिहास में वैदिक संस्कृति या वैदिक युग के नाम से जानी गई। तो वेद जहाँ तक वेदों की बात है, तो इस पूरी संस्कृति के ऐतिहासिक ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद रहा है। वेदों के विषय में हम यह देखते हैं कि वेद शब्द विद धातु से निष्पन्न हुआ है। वेद शब्द विद धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात अब यह एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि वेद का अर्थ होता है जानना। क्या जानना? तो वेद
जो जानना चाहता है, जो बताता है, तो वेदों के माध्यम से जो जाना जाता है, तो जानने का जो माध्यम रहा है वह है जीवन, जगत और ईश्वर के विषय में जानना है, के विषय में जान लेना, यह वेदों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। वेदों ने ही व्यक्ति को जीवन, जगत और ईश्वर की पूरी संकल्पना से विज्ञ कराया, उसको परिचित कराया। तो वेदों का यह अर्थ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वेदों के अर्थ के साथ ही हम यह देखते हैं कि वेद शब्द में, वेद के अंतर्गत कुल 4 वेदों की गणना की जाती है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की गणना की जाती है। इन चारों ही वेदों में ऋग्वेद एक ऐसा वेद रहा जो प्रारंभिक या प्राचीनतम वेद है, और उस हिसाब से मानव के जीवन का जो कालखंड गुजरा, उसमें एक लंबी अवधि तक अर्थात 500 वर्षों तक का संपूर्ण लेखा जोखा ऋग्वेद के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है। तो वेदों के माध्यम से हमारे लिए इस वैदिक संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस संस्कृति का नामकरण वैदिक संस्कृति क्यों पड़ा। यह भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि मानव जीवन के एक विशेष कालखंड के, तो इसको हमें जानना होता है। हमारा कॉन्सेप्ट अब आगे बढ़ता हुआ जब और आगे निकलता है, तो हम देखते हैं कि हमारे सामने समक्ष एक प्रश्न खड़ा होता है, और वह प्रश्न खड़ा होता है कि वैदिक संस्कृति नामकरण क्यों। वैदिक इस युग का, इस कालखंड का जो 1500 BC से शुरू होकर 600 BC का समय गुजरा मानव जीवन का, इस कालखंड को वैदिक युग नामकरण क्यों दिया गया। वैदिक युग या वैदिक संस्कृति नामकरण क्यों। वैदिक संस्कृत नामकरण क्यों। तो हमें यह जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और यह सर्वविदित रहा है कि इसके नामकरण के पीछे की जो थ्योरी रही है, जो सिद्धांत रहे हैं, वो इसीलिए रहे हैं कि क्योंकि मानव जीवन के एक विशेष कालखंड के ऐतिहासिक अध्ययन, मानव जीवन के एक विशेष कालखंड के ऐतिहासिक अध्ययन का आधार वेद ही रहे। तो वेदों के होने के चलते जिसमें हमें मानव के रहन सहन, खान पान, उनके आचरण व्यवहार और उनकी पारंपरिक परंपराओं का ज्ञान हमें मिल पाता है। तो वेदों के माध्यम से मिलने वाले इन चीज़ों में, जिनमें मानव के एक विशेष कालखंड की मानव का रहन सहन, खान पान, आचरण व्यवहार, परंपराएं आदि की संकल्पनाएं, आदि के विषय में जो कुछ भी हम जान पाए, उसका आधार वेद ही रहा। इस वेद के कारण
हम मानव जीवन के 900 वर्षों के इतिहास का लेखा जोखा संग्रहित कर पाते हैं। और इसी के लिए यह एक बात पर ही चीज़ें क्लियर कर दी गई कि इसीलिए इसको वैदिक संस्कृति नामकरण दिया गया, क्योंकि यह चीज़ तभी संभव हो पा सकती थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता अपने आप में मानव जीवन के एक विशेष अवधि के ज्ञान को हमें देती है। साथ ही साथ हमारे लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण पट और खुलता है जब हमें लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, क्योंकि इसके पूर्व के कालखंडों में हमने जिन भी पक्षों को देखा, चाहे वो पाषाण काल रहा हो या ताम्र पाषाण काल रहा हो या फिर आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड रहा हो जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण रूप से रही, उस पीरियड में हमारे पास लिखित साक्ष्यों का अभाव रहा। लिखित साक्ष्यों के न मिलने के कारण तमाम ऐसे पक्ष थे जिनके विषय में आज तक हम अवगत नहीं हो सके, परंतु यह पहली बार इतिहास में एक नवीन युग का श्रीगणेश होता है जब हमारे पास हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ हमें साहित्यिक साक्ष्यों भी मिल जाते हैं। इन साहित्यिक साक्ष्यों के मिल जाने के कारण हम उस युग के मानवीय जीवन के उन अनछुए पहलुओं को भी जान पाते हैं जिनसे कि उसके पूर्व के हम पक्षों को नहीं जान सके थे। तो यहाँ तक आकर हमारे समक्ष दोनों बातें आ जाती हैं। हमें साहित्य भी मिल जाता है, साहित्य और पुरातत्व दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इतिहास की एक सरल व्याख्या और एक सार्थक सृजन उसका हम कर पाने में सक्षम होते हैं। इतिहासकारों के समक्ष यह पहला युग था जब उसके पास एक लिटरेरी सोर्सेस प्राप्त हुआ। तो इस तरह साहित्यिक साधनों के मिल जाने के कारण इस युग का अपना विशेष महत्व है और मानवीय जीवन के एक सार्थक पहलू इसी युग में उसके पास आते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति और जब हमारा अगला अध्ययन जाता है तो हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है इसके कालक्रम का विभाजन क्या है। तो वैदिक संस्कृति जो रही, वैदिक युग, एक बार में ही उसको हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका कालक्रम क्या रहा? वैदिक संस्कृत के सार्थक अध्ययन के लिए इसके एक सिस्टमेटिक इसके अध्ययन के लिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं और दो भागों में बांटने का कार्य विद्वान इतिहासकार एम विंटरनित्ज ने किया। एम विंटरनित्ज ने वैदिक सभ्यता को, वैदिक संस्कृति को दो वर्गों में बांटा। वह इसलिए बांटा क्योंकि जब कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति एक बार में ही तब पढ़ी जा सकती है, एक बार में ही तब सुरक्षित करके स्थापित की जाती है जब उसमें किसी भी प्रकार का आमूल-चूल बदलाव या बहुत बड़ा बदलाव न दिखाई दे। परंतु यहाँ पर इस वैदिक संस्कृति के काल में क्या देखा जाता है कि एक समय 1500 BC से लेकर 600 BC तक की समय रेखा यदि इसको हम मान लें तो हम देखते हैं कि मानव जीवन की परिधि या जो 1500 BC से लेकर 600 BC तक का जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें यह देखा जाता है कि जीवन के जो भी आर्यों के जीवन के जो भी पहलू रहे वो क्रमशः एक जैसे चलते गए, परंतु एक स्थल पर आकर उनमें एक विशेष बदलाव यहाँ से दिखाई देने लगा। इस बात को जानने के पहले हम इस संस्कृति के काल विभाजन को समझ लें। तो काल विभाजन में वैदिक संस्कृति में कालक्रम और विभाजन जो था, इसका कालक्रम और विभाजन संस्कृति का कालक्रम
विभाजन यह किसने किया? तो कालक्रम और विभाजन एम विंटरनित्ज नामक विद्वान ने वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा। वैदिक संस्कृति को, वैदिक युग को दो भागों में बांटा। और वह दो युग क्या था? ऋग्वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग के रूप में दो विभाजन किया। इस ऋग्वैदिक युग को ही पूर्व वैदिक युग भी कहा जाता है। पूर्व वैदिक युग भी कहा जाता है। तो एम विंटरनित्ज ने ऐसा विभाजन क्यों किया? यहां एक प्रश्न खड़ा होता है। तो हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक हो जाता है कि इस विभाजन के पीछे भी कारण रहे। और वह कारण था कि जब जीवन की परिधि से गुजरने वाला समय और अपने साथ वह लेकर चलने वाला, वो चाहे रीति रिवाज रहे हो, परंपराएं रही हो या आचार विचार रहे हो, और उनके जीवन निर्वाह के साधन रहे हो, वो एक जैसे ही चले और चलते हुए एक अवधि तक आकर उनमें एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। एक लंबी यात्रा करने के बाद 500 वर्षों के बाद उनमें एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। और उसी बदलाव जहाँ से बदलाव शुरू होता है, वही एम विंटरनित्ज ने एक लकीर खींची और एक पक्ष को अलग किया और दूसरे पक्ष को अलग कर दिया। तो जो पहला पक्ष उन्होंने अलग किया वह ऋग्वैदिक युग अर्थात पूर्व वैदिक युग कहलाया। और जो दूसरा पक्ष जाता है पूर्व वैदिक और दूसरा पक्ष उत्तर वैदिक कहलाया। उत्तर वैदिक कहलाया। इन दोनों में जो विभाजन रहा इस 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, तो ऋग्वैदिक युग को उन्होंने 1500 BC से लेकर 1000 BC निर्धारित किया। और दूसरे उत्तर वैदिक युग को 1000 से लेकर 600 BC का काल निर्धारित किया। तो इस तरह एक बड़ा बदलाव हमको यहाँ दिखाई दिया। तो जब पहला बदलाव दिखाई दिया, तब तक का पहला साहित्य, एकमात्र साहित्य, इस 1500 से 1000 BC के बीच का एकमात्र साहित्य ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद। और उसके बाद जो सोर्सेस मिला, जो लिटरेरी सोर्सेस मिला, हमें जो साहित्यिक स्रोत मिला, वह उत्तर वैदिक युग का जो स्रोत मिला, उसमें हमको तीन अन्य वेद ग्रंथ, जिनमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ ही हमें ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद इतने अन्य ग्रंथों के भी स्रोत हमारे पास उपलब्ध हो पाए। तो इस तरह पूर्व वैदिक युग के इतिहास को जानने के लिए एकमात्र लिटरेरी सोर्सेस ऋग्वेद रहा। और उत्तर वैदिक काल में चलकर अन्य साहित्यों का भी सृजन हुआ, अन्य वेदों का भी सृजन हुआ। अन्य वेदों में 3 वेद और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की संरचना की गई। साथ ही साथ ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक और उपनिषदों का भी सृजन किया गया। तो इन ग्रंथों के साथ हम इस 400 वर्षों के इतिहास का अध्ययन कर पाते हैं। 400 वर्षों के इतिहास की सूक्ष्मतम बिंदुओं को हम जान पाते हैं, चाहे वह सामाजिक जीवन से रिलेटेड रहा हो या फिर वो राजनीतिक
रहा हो, आर्थिक जीवन से रहा हो या धार्मिक जीवन से रहा हो, मानव के जीवन में इस युग के बाद के आर्य समाज के में बड़े बदलाव दिखाई देते हैं। और इन्हीं बदलावों के चलते विंटर युद्ध ने इसमें बीच में एक विभाजन रेखा खींची और खींचकर दोनों को दो पक्षों में विभाजित किया। तो इस तरह ऋग्वैदिक युग जो था वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर वैदिक युग, लेटर वैदिक युग हम देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का कालखंड उत्तर वैदिक युग कहलाता है। तो उसका कालक्रम विभाजन यह स्पष्ट कर देता है कि समाज के जो बदलाव थे वो सभी पक्षों पर लागू होते थे, सभी क्षेत्रों में लागू होते थे, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, अर्थात उनके एक एक पक्ष पर संक्षिप्त और सार्थक जानकारी हमें प्राप्त करना, अलग अलग करके ही किया जाना ज़्यादा उचित होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि आर्यों के द्वारा स्थापित यह वैदिक संस्कृति एक लंबे अवधि तक चलने वाली संस्कृति रही, एक सभ्य ग्रामीण संस्कृति रही। और आगे चलकर जहाँ यह ग्रामीण संस्कृति यहाँ तक पूर्व वैदिक युग में वह ग्रामीण संस्कृति रही, वही उत्तर वैदिक युग में वह विकसित ग्रामीण संस्कृति के रूप में जानी गई, विकसित ग्रामीण संस्कृति। और इनमें हम यह भी देखते हैं कि पूर्व वैदिक युग में आर्यों का जो जीवन रहा वह कबीलाई जीवन रहा। और कबीलाई जीवन के साथ हमको यह भी दिखाई देता है कि आर्यों का यह जीवन कबीलाई जीवन के साथ पशुचारणीय था। वो पशुओं के झुंड के साथ अपने कबीलों को लेकर यत्र तत्र भ्रमणशील रहा करते थे। कहीं रुकना, कुछ समय तक रहना, फिर वहाँ से अपने कबीलों को लेकर आगे चलना। तो पशुचारण की स्थिति उनके पूर्व वैदिक समाज में रही, पूर्व वैदिक पीरियड में रही। वहीं उत्तर वैदिक युग में हम देखते हैं कि वो उनमें भी स्थायित्व आया और अब उनका विशेष झुकाव पशुपालन की ओर न होकर, एनिमल हस्बेंड्री की ओर न होकर एग्रीकल्चर की ओर हुआ। और वहीं पूर्व वैदिक में हम देखते हैं कि वो पशुपालक थे, परंतु कृषि के विषय में जानते थे, लेकिन प्रायोरिटी उनकी पशुपालन थी। और दूसरी ओर उत्तर वैदिक युग में हम देखते हैं कि उनकी प्रायोरिटी एग्रीकल्चर हो गई और एनिमल्स हस्बेंड्री जो थी वो सेकेंडरी हो गई। तो इन बातों को ध्यान में रखकर एक विशेष बात यह भी आती है कि इस युग में, उत्तर वैदिक युग में लौह धातु का उनके जीवन में प्रवेश करना और लोहे से परिचित होने से एक नवीन परिवर्तन दिखाई देता है। और वह नवीन परिवर्तन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में था, कृषि के क्षेत्र में था। और इस कृषि के क्षेत्र ने एक बार फिर सरप्लस प्रोडक्शन की ओर उनको आकृष्ट कर दिया। और हमने पूर्व में ही अपनी चर्चा के दौरान में इस बात की चर्चा हमारे आपके बीच में हो चुकी है कि जब कभी भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है, जब अधिशेष उत्पादन होता है, तो ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति शहरी सभ्यता की ओर बढ़ जाती है और नवीन शहरों का उदय होने लगता है। जैसे हमने पाषाण काल के अंतिम चरण नवपाषाण काल में देखा था, जब मानव के जीवन में धातु ने प्रवेश किया था, अर्थात तांबे ने प्रवेश किया था, तो उनके भी कृषि के क्षेत्र में एक विशेष बदलाव आया था। और उस विशेष बदलाव के चलते वह मानव का जीवन में उसने अपने कृषि के क्षेत्र में उसने अधिशेष उत्पादन किया, सरप्लस प्रोडक्शन किया। और उसी का परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता जैसी शहरी सभ्यता हमें दिखाई दी। तो वैसे ही इस कालखंड में भी हम देखते हैं कि 1000
ईसा पूर्व से लेके जब 600 ईसा पूर्व के बीच का कालखंड जो उत्तर वैदिक कालखंड रहा, इस बीच में जब मिलने वाले लौह धातु ने इन आर्यों के जीवन में एक आमूल परिवर्तन किया, और वह परिवर्तन का परिणाम जो रहा वह परिणाम यही रहा कि अधिशेष उत्पादन सरप्लस प्रोडक्शन ने ग्रामीण संस्कृति को शहरी संस्कृति में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और तभी हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद देखते हैं कि उत्तर भारत में, भारत के तमाम दिशाओं में बड़े बड़े नगरों के साक्ष्य हमें दिखाई देने लगते हैं, और बड़े बड़े नगरों की संरचनाएं पुनः जारी हो जाती हैं, प्रचलित हो जाती हैं, और इस तरह दूसरी नगरी द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो यह देखा जाता है कि उत्तर वैदिक युग और पूर्व वैदिक युग में जहाँ तक है विशेष असमानताओं के चलते, चूंकि संस्कृति दोनों ही आर्यों की थी, पूर्व वैदिक भी आर्यों की संस्कृति थी और उत्तर वैदिक भी आर्यों की ही संस्कृति थी, इसीलिए इसको हम अलग नहीं करते हैं, वो ओवरऑल देखते हैं तो इसको हम वैदिक संस्कृति के रूप में ही इसका अध्ययन करते हैं। परंतु इनके अलग अलग अध्ययन, इनके विषय को अलग अलग विषयों में आवंटित करके किया गया अध्ययन ही विशेष सार्थक है। तो आगे चलते हैं हम और अपने अध्ययन को एक अग्रिम व्यवस्था देते हैं, जिसमें कि जीवन स्तर में, इनके जीवन स्तर में आए हुए बदलाव, जो उत्तर वैदिक युग में जो जीवन में बदलाव आता है, और बदलाव यही था कि जो पूर्व वैदिक युग का जो जीवन था वो कबीलाई था, और उत्तर वैदिक युग में हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक युग में स्थायित्व आता है और आर्य संस्कृति अपने विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू करती है, और जो आगे चलकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमको पूर्णतः विकसित अवस्था में दिखाई देने लगती है। तो यहाँ तक की चीज़ों को देखने के बाद में हम देखते हैं कि इनके इस इतिहास को जानने का हमारा स्रोत क्या है। वैदिक युग को हम जब जानना चाहते हैं, वैदिक युग को हम का जो इतिहास हमारे समक्ष है उसका स्रोत क्या रहा है, तो हम देखते हैं कि वैदिक युग के इतिहास को जानने के स्रोत हमारे समक्ष क्या है। वैदिक युग 1500 BC से लेकर 600 BC का काल। तो वैदिक युगीन इतिहास निर्माण के स्रोत क्या रहे हैं यह हमें जानना है। तो इतिहास निर्माण के स्रोत इसके दो प्रकार के रहे हैं, हमें मिलते हैं। उनमें पहला है साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम क्या देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत में हमारे पास क्या क्या है, तो साहित्यिक स्रोतों को भी हम कई पक्षों में बांटते हैं, और उनमें है वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक और उपनिषद। वेदों को संहिता ग्रंथ भी कहा जाता है। तो वेदों में हम क्या देखते हैं कि वेदों में भी 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद
अथर्ववेद। इन ग्रंथों के माध्यम से हम साहित्यिक स्रोतों के साथ हम वैदिक युग के इतिहास के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। यह भी सत्य है कि वेदों का सृजन मानवों ने नहीं किया। कृष्ण द्वैपायन नामक एक विद्वान महर्षि को इसका श्रेय दिया जाता है और कृष्ण द्वैपायन को यह कहा जाता है कि उन्होंने ही वेदों का संकलन किया। तो वेदों के संकलन करने के कारण ही उन महर्षि को वेदव्यास कहा गया। तो वेदव्यास ने ही इन वैदिक ग्रंथों का संकलन किया था। तो इन वेदों की जो संरचना थी, जो उनकी भाषा थी, तो वैदिक काल के संस्कृत की इतनी क्लिष्ट संस्कृत थी कि उसका उद्वाचन और उसकी समझ सामान्य नहीं थी। इन्हीं को और भी सरल तरीके से समझने के लिए, वेदों की व्याख्या को सरल तरीके से व्याख्यायित करने के लिए ब्राह्मण साहित्यों का सृजन किया गया। और आरण्यक ग्रंथों का सृजन जब व्यक्ति वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करता था, जब जीवन को, एक व्यक्ति के जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया और तीसरे हिस्से के जीवन को जिसको हम आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं, उसमें वानप्रस्थाश्रम, जब व्यक्ति वानप्रस्थी होता था तो वह आरण्यक ग्रंथों का सृजन करता था, विद्वानों के बीच में रहता था, संतों महर्षियों के बीच में रहकर जो ज्ञान अर्जन करता था, उन्हीं ज्ञानार्जनों को वह लिपिबद्ध कर आरण्यक ग्रंथों की रचना करता था। वे ही ग्रंथ आरण्यक कहलाए। तो इस तरह से इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमको इस युग के इतिहास निर्माण की भरपूर सहयोगात्मक व्यवस्था मिलती है। फिर पुरातात्विक स्रोतों के रूप में हम देखते हैं कि कौन से ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं जिनसे हम आर्यों के विषय में या वैदिक युग के विषय में जानकारी संग्रहित कर पाते हैं। तो वैदिक पुरातात्विक स्रोत में हमको 2 प्रकार के स्रोत मिलते हैं। एक तो मिलते हैं अभिलेख और दूसरे मिलते हैं मृदभांडों पर हमारे आपके बीच में चर्चा हो चुकी है कि मृदभांड क्या होते हैं। मृदभांड मिट्टी के पात्र होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं जो आग में पकाकर उस युग का मानव अपने उपयोग में उनको लेता था। तो अभिलेखों में कौन कौन से ऐसे अभिलेख हमें मिलते हैं जिनसे हमें आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। आर्यों अर्थात आर्यों की संस्कृति के विषय में जानकारी के कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं। तो हमें 2 अभिलेख, और दोनों ही अभिलेख हमें भारत की सीमा में नहीं मिलते हैं। भारत की सीमा से बाहर पश्चिमी एशिया की ओर, मध्य एशिया की ओर हम उनको देखते हैं तो वो अभिलेख 2 अभिलेख मिलते हैं हमें। एक है कस्सी अभिलेख जो ईरान से मिलता है और इस कस्सी अभिलेख की जो टाइमिंग है वह 1600 BC रही है। कस्सी अभिलेख। दूसरा अभिलेख हमको मध्य एशिया के एशिया माइनर से मिलता है और उसको हम जानते हैं बोगजकोई के नाम से। बोगजकोई नामक अभिलेख से भी हमको जानकारी मिलती है जो एशिया माइनर से मिलता है। एशिया माइनर से इस अभिलेख की चर्चा मिलती है और इसकी अवधि 1400 BC मानी जाती है। ईशापुर निर्धारित की जाती है। कस्सी अभिलेख से हमको आर्यों के विषय में एक जानकारी मिलती है और वह जानकारी यह मिलती है कि कहा जाता है, कस्सी अभिलेख से यह पता चलता है कि कस्सी अभिलेख से हमें जो जानकारी मिलती है उससे पता चलता है कि ईरान के
आर्यों की एक शाखा पूर्व की ओर गई थी। संभवतः उसके लिए विद्वानों की मान्यता जो रही है कि संभवतः भारत की ओर ये आए थे। एक थ्योरी ये मिलती है कि कश्यप अभिलेख इस बात का खुलासा करता है कि ईरान के आर्यों की एक शाखा पूर्व की ओर गई थी, और वह पूर्व की ओर कहाँ गई तो यह माना जाता है कि संभवतः वह शाखा भारत की ओर आई थी। फिर बोगस कोई अभिलेख हमको क्या बताता है? बोगस कोई अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो बोगस कोई अभिलेख से हमें दो जानकारियां मिलती हैं। एक तो यह मिलती है कि बोगस कोई अभिलेख में वैदिक युगीन 4 प्रमुख देवताओं की चर्चा इस अभिलेख में मिलती है, और वैदिक युगीन देवता जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य की चर्चा की गई है, मिलती है। ये उसका पहला स्रोत बनता है। हाँ, इतना आपको ध्यान रखना होगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कि प्रश्न बनाया जाता है, प्रायः हम देखा है कि बोगस कोई में कौन से देवता की चर्चा, कौन से ऋग्वैदिक देवता की चर्चा नहीं की गई है। तो यह आपको ध्यान रखना होगा कि वह देवता था, वह देवता अग्नि था। क्योंकि अग्नि ऋग्वैदिक कालीन एक महत्वपूर्ण देवता रहे हैं, तो अग्नि की कोई भी चर्चा इस अभिलेख में, बोगस कोई अभिलेख में नहीं मिलती है। फिर दूसरी जानकारी जो हमें बोगस कोई अभिलेख से मिलती है, वह दूसरी जानकारी है कि हितन्नी और मितन्नी नामक दो कबीलाई संगठन थे, और हितन्नी और मितन्नी दोनों ही संगठनों में एक बार एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई। हितन्नी और मितन्नी नामक दो संगठनों में, दो कबीलों में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध के तत्पश्चात उनमें इन दोनों ही कबीलों के बीच एक संधि हुई, और उस संधि में गवाह कौन था, उस संधि के, ताकि संधि भंग न की जा सके, उस संधि को बनाए रखने के लिए इन्हीं देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य को गवाह के रूप में भी उल्लिखित किया गया। तो इस तरह से बोगस कोई अभिलेख आर्यों से ऐसे रिलेटेड है, क्योंकि ये देवताओं की चर्चा जो इस अभिलेख में मिलती है, ये पूर्व वैदिक अर्थात ऋग्वैदिक काल के देवता महत्वपूर्ण देवता रहे हैं। तो इस तरह से हितन्नी और मितन्नी के संगठन की भी चर्चा हमको बोगस कोई अभिलेख में मिलती है। तो यहाँ तक हम देख पाते हैं कि आर्य सभ्यता या आर्य संस्कृति में इन अभिलेखों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि ये अभिलेख अभी बहुत कुछ चीज़ों के स्पष्टीकरण में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो यहाँ तक की बातों को देखने के बाद हम आते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों में मृदभांड क्या है, इसको भी हमें जानना है। तो मृदभांडों में हम देखते हैं कि कितने प्रकार के मृदभांड हमें मिलते हैं।
गेरुए रंग के मृदभांड, गेरुए रंग के मृदभांड, ये गेरुए रंग का मृदभांड स्पेशली ऋग्वेद कालीन है। ये उत्तर वैदिक कालीन नहीं है। इसकी प्रारंभिक जानकारी ऋग्वेद से रिलेटेड रही है। ऋग्वेद कालीन है यह मृदभांड। फिर दूसरी बात, लाल मृदभांड और चित्रित मृदभांड, अर्थात ये दोनों ही प्रकार के मृदभांड उत्तर वैदिक काल के हैं। उत्तर वैदिक युगीन और ये पूर्व वैदिक युगीन। तो इन मृदभांडों के माध्यम से भी यदि उत्खनन में कहीं भी गेरुए रंग का मृदभांड मिलता है तो उस स्थल की पहचान, उस स्थल का समीकरण ऋग्वेद काल अर्थात पूर्व वैदिक काल से जोड़ा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन पुरातात्विक स्रोतों के साथ वैदिक युगीन इतिहास निर्माण का पहिया आगे बढ़ता है, जिससे हम एक इतिहास की संरचना करने में अपने को सफल पाते हैं। तो वैदिक इतिहास निर्माण के स्रोतों में यह चीज रही है। फिर इसके बाद में, इन चीजों के बाद में अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर आर्य कौन थे, कहां से आए। तो यह एक नवीन प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि एक संस्कृति, एक समाज की संरचना करने वाले, एक ऐसी संकल्पना को आमूर्त रूप देने वाले ये श्रेष्ठ जन कहाँ से आए थे। क्या वो बेसिकली यही के थे या बाहर से आए थे। इस पर विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दे रखे। तो इनमें सबसे पहली बात आती है, एक विशेष बात बनती है प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी। इस पर एक विशेष बात आती है, इस पर प्रोफेसर मैक्स मूलर की एक थ्योरी है। मैक्स मूलर की थ्योरी, प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी। प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी क्या कहती है। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी को जानने के लिए हमें एक संरचनात्मक परिकल्पना करनी होती है। वह क्या है कि थोड़ी देर के लिए आपको समझना होगा एक डायग्राम के माध्यम से कि हमको भारतीय मैप के हिसाब से अपने को मैनेज करना होगा और हमको इसके पूर्व की सभ्यता को जानना होगा। और वह सभ्यता में क्या देखना होगा कि पश्चिमोत्तर भारत का यह क्षेत्र, यहाँ पर एक सभ्यता हमको फली फूली विकसित सभ्यता, एक शहरी सभ्यता में दिखाई देती है, जिसको इंडस वैली अर्थात सैंधव सभ्यता कहते हैं। सैंधव सभ्यता का यह विशेष स्थल है। इस प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी के अनुकूल यह चर्चा की जाती है कि सैंधव सभ्यता के वे स्थल जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के नगर बसे हुए थे। नगरों का दौर और भी था उनका, क्योंकि उनका विस्तार काफी लंबा था और वह विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी। परंतु आज नई थ्योरी के हिसाब से लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में वह सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव था, विस्तार था। तो यहाँ हम सिर्फ सैंधव क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो सैंधव क्षेत्र की चर्चा में हम यह देखते हैं कि पश्चिम एशियाई क्षेत्र में जो सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में कुछ ऐसे ही छोटे छोटे कबीले थे
सेंट्रल एशिया का यह क्षेत्र जो पशुचारण कबीले थे, और इस पशुचारण कबीलों से एक समय ऐसा भी आया कि अपने पशुओं के चारागाह, उनके चारे की व्यवस्था को लेकर वो यहाँ से धीरे धीरे कर कुछ इसमें से कुछ कबीले आगे बढ़े और पूर्व की ओर, जैसा कि कस्सी अभिलेख भी चर्चा करता है। कस्सी अभिलेख भी कहता है कि ईरान के आर्यों की एक शाखा पूर्व की ओर गई थी। संभवतः इसी को आधार बनाकर प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपनी थ्योरी प्रेषित की थी। उनका मानना था कि सेंट्रल एशिया के क्षेत्रों से कबीलाई संगठनों ने धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते वह सैन्य सभ्यता के क्षेत्र के आसपास आ गए। तो यह देखा जाता है कि यह वह समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व चरण हम देखते हैं, तो उसके परिपक्व चरण को हम क्या देखते हैं कि उस सभ्यता का परिपक्व चरण 2300 से लेकर 1750 BC रहा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व चरण रहा, और इसके बाद 1750 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता पतन की ओर बढ़ने लगी। तो इस सभ्यता के पतन की जो प्रक्रिया थी उसमें हम ये देखते हैं, यह बताया जाता है प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी से जो स्पष्ट होता है कि यहाँ का यह क्षेत्र, जब यदि हम मानते हैं कि वैदिक युग 1500 BC से 600 BC के बीच रहा, तो यह पता चलता है कि यह आने वाले कबीलों के संगठनों के यहाँ आने की जो अवदशा रही उस समय तक यहाँ पतन की प्रक्रिया अपने चरम पर जा रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप बिल्कुल बदल रहा था, वह पतन के अपने अंतिम पड़ाव पर थी। अपने अंतिम पड़ाव पर ही यह देखा जाता है कि इस सभ्यता के पतन की अंतिम प्रक्रिया में हो सकता है इन कबीलों ने भी इनको किनारे किनारे अपने आवास बनाकर अपने स्थान निर्धारित करके घेर लिया। क्योंकि एक कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण यह भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण अर्थात आर्यों के आक्रमण के चलते हुआ। तो आर्यों के आक्रमण के चलते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा मानना रहा। स्टुअर्ट पिगट, मॉर्टिमर व्हीलर और गार्डनर चाइल्ड, 3 विद्वानों ने माना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ। तो आर्य आक्रमण हम यह भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसी 1-2 नगर को उन्होंने आक्रांत किया हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ओवरऑल यह नहीं कहा जा सकता कि समूची सभ्यता का पतन आर्यों के अटैक से हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये कबीले यहाँ आए और यहाँ से धीरे धीरे यहाँ से पलायित होने वाले लोगों के यहाँ से गुजर जाने पर इन्होंने इस पर अपना कब्जा जमा लिया, और यही एरिया ऋग्वेद में या वैदिक युग में सप्त सैंधव कहा गया। सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। सप्त सैंधव क्षेत्र यही एरिया कहा गया। तो यहाँ आर्यों ने अपना अस्थायी निवास बना लिया और यहीं पर उन्होंने वैदिक संस्कृति को स्थापित की। और वैदिक संस्कृति को स्थापित करने का मतलब यह नहीं था कि यहाँ सिर्फ आर्य ही थे। यहाँ जो मूलभूत रहने वाले लोग थे वो कुछ तो यहाँ से पलायन कर गए और वो मध्य भारत की सीमा को लांघ दक्षिण भारत की ओर चले आए, परंतु कुछ यहाँ भी रह गए जो दक्षिण आए वे द्रविड़ कहलाए। द्रविड़ की थ्योरी भी आती है कि वही द्रविड़ थे, परंतु यहाँ रहने वाले इस पूरी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले सिर्फ और सिर्फ आर्य ही नहीं थे, यहाँ रहने वाली प्रजातियों में अनार्य भी थी। इसीलिए ऋग्वेद में हमको आर्यों के साथ साथ अनार्यों की भी चर्चा मिलती है। तो इस तरह प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी से स्पष्ट होता है कि आर्य बाहर से आए, वो मध्य एशिया से आए, और मध्य एशिया से आने के बाद सिंधु घाटी के क्षेत्र पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, और कब्जे के बाद में वो यहाँ पर एक नवीन संस्कृति, एक नवीन सभ्यता को उन्होंने स्थापित किया, और एक लंबे समय तक लगभग 900 वर्षों तक उन्होंने वैदिक युगीन समाज को एक श्रेष्ठ समाज के रूप में प्रस्तुत किया। तो इस तरह इन
विचारों के बाद इन ऐतिहासिक स्रोतों, प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी और पूर्व की समीक्षाओं के उपरांत अब हम अपने बेसिक आधार, अपनी मूल स्ट्रक्चर अर्थात इतिहास पर, आर्यों के मूल इतिहास पर आते हैं और हमें यह मानना पड़ता है, हमें यह